सब राजी खुशी? लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन किए? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर कहां से? 51 से। प्रतिशत में 51। क्वेश्चन नंबर 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59। वर्तमान में जन्म दर 32 व्यक्ति प्रति हजार है, जबकि मृत्यु दर 11 व्यक्ति प्रति हजार है। जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 32। और मरने वालों की संख्या कितनी है? 11। कुल मिला के बच्चे कितने? 21। किस पे? 1000 पे। तो 21 बट्टा 1000 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 10 का पहाड़ा 21 में 2.1। आंसर आ जाएगा 2.1%। सही है क्या? 60 करवाया था ना क्लास में? कैसे देखो, गेहूं के भाव में 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति 100 रुपए में खर्च करने पर पहले से 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य कितना है? कितने रुपए में? 100 रुपए में ना? तो 100 का कितना निकालोगे भाई? 100 का 21% तो कितना कम ज्यादा आ रहा है? 10.5। बताओ 10.5 का पहाड़ा इसमें 2 रुपए प्रति किलो, यानी घटने के बाद आज रेट कितनी है? और हमें यही पूछा है। क्लास में करवाया था ना? इस पैटर्न का करवाया था। $61, $62, $63, $64, $65, $6, $67, $66 हो गया। दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में छोटी संख्या के 20% बीच जुड़ा, ये तो हो गया। तो फिर आपने पूछा तो नहीं ये वाला। टीचर ऐसा कहता है? अच्छा, पता भी है तुम्हें तो खुद सॉल्व करने पड़ते हैं ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 67। ये लिखा, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल का 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है। अगले घंटे में जो पीछे ऊंचाई बच जाती है ना, उसका 12.5%। पोल की ऊंचाई दे रखी है, तो बताओ दूसरे ओवर में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी है? पोल की कुल लंबाई कितनी है? 192। पहले घंटे में कितने परसेंट? 192 का 12.5%, 62% निकाल सकते हो? कितना आया बता? अरे दे रखा ना, क्यों मानोगे? पोल की ऊंचाई दे रखी है ना भाई। 192 का 62.5% निकालोगे, निकाल दोगे? कितना आया? कितना परसेंट, कितनी वैल्यू आई? 192 का 62.5% आया कितना, वो बताओ कितना? 120। 120 कम करो और 72 का कितना? 12.5। 12.5 मतलब 1/8। 8 का भाग दे दो, आंसर 9 है। बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 67 तो हो गया भाई, ऑनलाइन जो भी पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कहां दिखा था? ये नहीं करवाया था क्या? करवाया था। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई
बाद में R% की कमी की गई। अब यदि वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो पहले कितना था? पहले कितना था? मान लेते हैं पहले X रुपए था। अब बताओ R% की वृद्धि 100 प्लस R बट्टा 100, R% की कमी, भाई 10% वृद्धि होती तो 110 लिखते थे ना, 10% कमी होती 90 लिखते थे। ये पहले था, बढ़ा, घटा, घट के आज कितना है? हमें किसका मान चाहिए? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। बट्टा में क्या है? 100 इंटू 100 बराबर में मुझे किसका मान चाहिए? तो ये 10,000 ऊपर आ जाएगा, बट्टा में 10,000 माइनस का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डी आंसर हो जाएगा तो सही है। $69 69 इधर देखिए भाई, 69 जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं, इसमें हो जाना चाहिए ना। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होती है। चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना मतलब पहले जितना, तो कटौती के बाद खपत में कमी कितने % होगी वो, और प्रारंभिक खपत कितनी थी उसका अनुपात चाहिए। पहले तो वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। 69 में मान लो पहले 20% बढ़ा, पूर्ववत रखना मतलब यहां से यहां तक किस पे, और गुणे में 20 का पहाड़ा इसमें, ठीक है। और 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। ये आत को कमी आ गई। लेकिन हमें ये पूछा है कि कटौती के बाद खपत में कमी 16 सही 2/3, प्रारंभिक खपत 100 के बीच अनुपात चाहिए, मतलब इन दोनों का अनुपात। क्या लिखूंगा? 16 सही 2/3 अनुपात, ठीक है। परसेंटेज दोनों में रहेगा, सीधा ही 100 ही लिख लेते हैं। बताओ ये कितना हुआ? वापस यहां पर बट्टा में 1, बताओ 50 का पहाड़ा इसमें, ये इधर जाएगा 1, और वैसे यहां पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। लिख दिया 70, 71, 72, 73। 73 में ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, माइनस है ना। 73 के अंदर ये ए क्वेश्चन मार्क भी लिखा है, कैसे? ए माइनस ही है, ठीक है। मेरे पास जो सीट है उसमें क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसको माइनस कर लो। हाँ, ए माइनस बी है ना, ठीक है। जिनके मेरे पास जो सीट है उसमें क्वेश्चन मार्क है, तो उसकी जगह क्या कर दोगे? माइनस। बताओ 74, 75, 75 तक ही कहा,
तो क्या माना आपने? 100 माना? हाँ 100 मान के बताओ फिर क्या किया कैसे? अरे 100 माना आपने, फिर आगे 100 मान के किया क्या वो बोलो, जैसा आपने किया वो बोलते जाओ। 100 पे 60 निकला। हाँ कितना होता है? 100 का 60 ही होता है। 60 60 क्या है ये? ठीक है फिर 60 का फिर 25% निकला। नारियल के पेड़, हाँ सही है, कितना हुआ? हाँ अरे किया कहाँ ये बताओ ना मुझे। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग लिखे, अगला क्वेश्चन क्या था अपने, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे मैं ये पूछ रहा हूं 60 का 25% कितना होता है वो बताओ, बाकी सब छोड़ो। मैं पूछ रहा हूं 60 का 25% कितना होता है? हाँ वो निकालो ना। अरे पेन चलो भाई, 60 का 25%। साठ का 25%, फिर से करो एक बार है ना, 60 का 25% निकाल के बताओ। अभी क्या बोल रहे थे, पहले क्या बोल रहे हैं तुम्हें खुद ही कोई पता नहीं। अभी देखो मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं ना वैसे आप चल ही नहीं रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। पहले भी तो तैयारी कर रखी है ना, आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और भी कोचिंग कर रखी है ना आपने, सेकंड ग्रेड की वगैरह, ठीक है? तो फिर सिलेक्शन हुआ क्या? सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अपना दिमाग ही लगा रहे हो, मास्टर कह रहा है वैसे चल ही नहीं रहे हो। मैंने क्या कहा आपको पहली बात, तो मैंने कहा एक रजिस्टर डालना, तुम्हें खुद को ही नहीं पता मैंने कहा सॉल्यूशन किए। मैंने क्या कहा था, एक रजिस्टर डालना, उसमें एक एक सॉल्यूशन लिखना, उसके बावजूद तुम कर ही नहीं रहे हो, फिर सिलेक्शन कहां से होगा? तुम पहले भी अपने हिसाब से चल रहे थे, आज भी अपने हिसाब से चल रहे हो। जब मैंने आप अपने हिसाब से चल के देख लिया कि हम उस पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो तरीके छोड़ दो ना। तुम्हें कहा कि अब तुम्हें खुद को ही नहीं पता मैंने कहां सॉल्यूशन किया है, तुम कैसे पूछोगे सर से डाउट? भाई सर देखो ये मैंने किया, मैं कह रहा हूं 100 के 100 प्रश्न में बताऊंगा क्लास में आपको, 100 के 100 यदि आपके डाउट है तो। लेकिन आप मुझे बताओगे कि सर मैंने ये पहला प्रश्न यहां तक कर दिया, इसके बाद मेरा आंसर नहीं आया, बताओ इसके बाद क्या करूं? ठीक है, ये यहां तक कर लिया लेकिन इसके बाद मेरा आंसर नहीं आया, तो बताओ क्या करना है मुझे, मैं बताऊंगा आंसर। आप अपने हिसाब से चल रहे हो, सिलेक्शन नहीं होता ऐसे। ठीक है, आपने अपने हिसाब से चल के देख लिया ना, आपको खुद को ही नहीं पता मैंने कहां सॉल्यूशन किए हैं। अब आप 60 का 25% 3 बार में निकाल के बताया, जबकि क्या था इसमें भाई 60 25 मतलब 25/100 होता है। प्रतिशत बताया कि नहीं बताया ये बताओ? 25 से ये कितनी बार घटा? 4 का पहाड़ा 60 में 15। ठीक है, टोटल आपने कहा मैं 100 माना, कभी कह रहे हो 1000 माना, आपको खुद को नहीं पता आपने माना क्या था। आपने लिखा होता तो बता देना, ये देखो सर मैंने यहां तक लिख दिया है। तो मैं कह रहा हूं कि एक रजिस्टर अच्छे से लेके उसमें एक एक सॉल्यूशन लिखो, तब जाके समझ में आएगा। तुम अपने हिसाब से चलते ही जा रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कल से एक रजिस्टर में प्रश्न लिखना है, रजिस्टर नहीं है एक रजिस्टर लेके आना, अभी देना इनको क्लास में मेरी तरफ से। फर्स्ट आए थे आप, फर्स्ट आए थे ना टेस्ट में, उस समय बुक नहीं दी थी आपको, आज आपको रजिस्टर दूंगा मेरी तरफ से। उत्कर्ष ऑफिस से श्याम जी को बोलना 2 रजिस्टर लेके आए, 1 नहीं 2, अगले टेस्ट में भी टॉप आओगे आप। ठीक है, 2 रजिस्टर मंगवाना, सीरियसली कह रहा हूं मैं, मजाक में नहीं कह रहा हूं। इधर देखो, मस्त रहा करो, मैं कह रहा हूं ऐसे चलोगे ना 100% सिलेक्शन है तुम्हारा। ठीक है, करोगे? आज एक रजिस्टर में दे ही रहा हूं, अब की बार जो भी क्वेश्चन, अब छोड़ दो आगे वाले, कल से जब प्रॉफिट लॉस शुरू करो ना, अलग से एक एक क्वेश्चन लिखोगे, और पहले वाले क्वेश्चन जो भी टॉपिक हो गए उसके रोज के 5 प्रश्न करोगे। मैं आपका रजिस्टर चेक करूंगा, ये रजिस्टर मैं दे रहा हूं ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओगे हाँ सर ये देखो मैंने 5 प्रश्न किया, कितना भी बिजी शेड्यूल है करके आओगे प्रश्न। ऐसे नहीं सर फिजिक्स पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था, कुछ नहीं, रोज के ये प्रश्न करोगे इस रजिस्टर में। 2 रजिस्टर दे रहा हूं, एक में क्या करोगे, ये जो सीट दे रहा हूं उसको करना है, और एक में
घर पे कोई भी किताब है उससे करना है, किताब नहीं है तो मार्केट से किताब खरीदनी पड़ेगी, या वो भी मैं दूं? दे दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो भाग रहा हूं मैं। किसके लिए भाग रहा हूं? लिखो, इधर देखो आप, ये कह रहा रमेश आया नहीं, रमेश से ही बात कर रहा हूं। लिखो तुम नेक्स्ट। देखिए, देखो प्रॉफिट लॉस के अंदर डिस्काउंट हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्काउंट पढ़ रहे थे, और डिस्काउंट के अंदर देखो कभी क्वेश्चन के अंदर लाभ प्रतिशत तथा हानि परसेंट, लाभ प्रतिशत तथा हानि, या अपने इसमें डिस्काउंट परसेंट, मैं डिस्काउंट बट्टा लिखते हैं ना, लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो। इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग जो डिस्काउंट में पढ़ रहे थे उसके अंदर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तब एक फॉर्मूला होता है MP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू CP। यदि CP दे रखा तो ठीक, नहीं तो 100 मान लें। ये लिखो एक बार आप लोग। लिख दिया आप सबने? ये क्वेश्चन कैसे आता है इधर देखो, लिखें आप लोग प्रश्न। इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ऐसे लिख दीजिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे? कि ग्राहक को 10%, कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, चलो 5% डिस्काउंट देकर, कोई बात नहीं काट के 5 लिख दो, 5% डिस्काउंट देकर 33% लाभ कमा ले। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने % अधिक मूल्य अंकित करे कि ग्राहक आए तो उसको 5 का डिस्काउंट दे दे और फिर भी 33% लाभ कमा ले। लिख दिया आप सबने? इधर देखिए, यदि मैं इसको अभी जो फॉर्मूला लिखवाया, आप जब भी प्रश्न पढ़ें और जब प्रश्न के अंदर प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों साथ दे रखा है, सबसे पहले दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों क्या हो, साथ,
जब भी प्रॉफिट और डिस्काउंट साथ में है तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएंगे। जब भी आप सीट सॉल्व करोगे उसमें भी आपको 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहां पर लाभ का प्रतिशत और हानि का परसेंट दे रखा डिस्काउंट का परसेंट दे रखा होगा, तो उस समय हमेशा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। बेसिक भी बता दूंगा मैं, एक बार इधर देखें, ठीक है। बताओ, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में? प्रॉफिट 33 कितना है? 33। 100 में 33 जोड़ो। डिस्काउंट कितना है? 100 में से 5 घटाऊं और इनटू, ठीक है, कितना हो गया? 100। बताओ 5 का पहाड़ा इसमें, 5 का पहाड़ा इसमें, चलो 19 का पहाड़ा इसमें, 7 को 2 से 14, 140। मुझे बताओ एमआरपी कितनी आई? आपको ये पूछा है दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने परसेंट ज्यादा रेट लगाए। खरीद कितनी है? 100 पे रेट लगाई कितनी? कितना ज्यादा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 40%। अरे कर लोगे? बाकी देखो इधर बेसिक जो तरीका है या हम जो पहले से पढ़ते आए हैं, ठीक है, ये भाई ये कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने परसेंट ज्यादा मूल्य रेट करे। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन कल करवाया था, कल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन 2 करवाए थे ना, उसमें देखना, इधर देखो, मैंने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु पे, ये लिख दिया ना सबने। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने कहा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना? 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो आपने अंकित कितना किया? फिर ग्राहक को 10% डिस्काउंट देता है। इसका 10% 12 कम 108। मुझे बताओ 100 से 108 कितना लाभ कमाया? 8%। तो इस प्रश्न को मैं वापस ऐसे बोल रहा हूं, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 10% डिस्काउंट देके 8% लाभ कमा ले। यानी ये वैल्यू निकालनी है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे कितने परसेंट ज्यादा रेट लगाए ताकि ग्राहक को 10 का डिस्काउंट देके 8 का। तो मुझे बताओ लाभ कितना है? तो ऊपर डिस्काउंट कितना है? 10, 10 कम 90 और इनटू 100। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो ये मान लेंगे। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे 0 से 0, बताओ 9 का पहाड़ा इसमें 12 बार, तो बताओ कितना आया? बताओ 100 से 120, 20% ज्यादा लगाया। ठीक है, अभी अपने पास में ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पे कितने परसेंट ज्यादा रेट लगाए। मान लो रेट थी कितनी, अब ज्यादा कितनी लगाई पता ही नहीं सर, ये अभी नहीं पता। तो यहां पर एक वैल्यू आ गई, पता नहीं ये कितनी वैल्यू थी, ये यहां तक पहुंच गई। फिर इस पे डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट एमआरपी देते, क्वेश्चन में कितना है? 5%। ये भी नहीं पता सर, किसका वैल्यू निकालोगे, यहां लिखोगे, नहीं पता। लाभ कितना कमाया? यहां लाभ कितना है, इसका मतलब ये कितना है, बस ये तो आ गया। अब यहां से वापस यहां जाना है। अब प्रश्न ये है, किसी वस्तु पे 5% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा, तो वास्तव में ये कितना था, तो क्या करूंगा, इसको 100 मान लूंगा। 5 पे डिस्काउंट दिया तो 95। 95 किसके बराबर है भाई? ये मैंने ना 100 माना, उस पे 5 कम किया, कितना आया? तो मुझे बताओ 5 कम करने पर 133 प्रश्न की वैल्यू, हमारी वैल्यू 95 और इनटू ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। मुझे बताओ अभी हमने यही तो किया था, 100 प्लस पी 100 माइनस डी, और ये इसको अभी सॉल्व किया, कितना आया? यहां कितना आया? 140। तो बताओ 100 से 140 कितना बढ़ा? 40। तो जो काम हम यहां लिख रहे थे उसी को मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला बना दिया कि भाई ये प्लस होगा, ये घटाएंगे ऐसे। ठीक है, तो लिखो अगला प्रश्न। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को
ग्राहक को 15% डिस्काउंट देकर 15% डिस्काउंट देकर 15% डिस्काउंट देके 53% लाभ कमा ले। करिए सवाल। हो गया सॉल्व? कितना आया? सीधा लिखेंगे 100 प्लस 153 बट्टा में 85 इंटू 100। 5 से 20, 5 से 17, 17 से ये 9 दूनी 18। बताओ ये कितना हुआ? 80%। लिखो क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, ऐसे लिखना, एक दुकानदार 630 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर मैं लिख ही देता हूं। एक दुकानदार 630 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें? कि ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 25% लाभ कमा ले। हो गया? वैसे अपने पेपर में तो कभी डिस्काउंट के क्वेश्चन आए हुए नहीं है, मैंने देखा अभी। ठीक है ना? रीट में आया ना, थर्ड ग्रेड में आया। कितना लिखे बताओ? क्या पूछा है? कितना मूल्य अंकित करें, मतलब एमपी ज्ञात करना है। 100 प्लस प्रॉफिट
डिस्काउंट इंटू सीपी, सीपी इस बार दे रखा है ना 630, 0 से 9 से ये गुणा बता दो, यही आया था। फिर से लिखो ये क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 840 रुपए अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 840 रुपए अंकित करता है। 840 रुपए अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 840 रुपए अंकित करता है तथा ग्राहक को 840 रुपए अंकित करता है तथा ग्राहक को मान लेते हैं कोई भी वैल्यू लिख दो, ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर, ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। तो बताओ वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? तो बताओ वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? $630 सभी का आ गया। इस बार क्या पूछा मैंने? कॉस्ट प्राइस। रेट लगाई क्या? 840। प्रॉफिट कितना है? 20, 120। डिस्काउंट कितना है? 10 मतलब 90। और इंटू 100 लिख दूं? 100 लिखोगे तो ज्ञात क्या करोगे? क्या लिखेंगे? सीपी। यहां से सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 3 से 4 से 2 और 1 0, 21 3 63, 630। ये इसका आंसर आ जाएगा। अरे यही आया था। और लिखो। और लिखिएगा क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, क्या लिखा आगे? कुछ नहीं लिखा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। 10 का डिस्काउंट दिया और 20 का लाभ कमाया। 10% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 20% डिस्काउंट दे, यदि वह उसी वस्तु पर, या सीधा ही लिख दो, यदि वह 20% डिस्काउंट दे, 20% डिस्काउंट दें, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा।
ये वनपाल के पेपर में आया था लास्ट ईयर। मतलब 10 डिस्काउंट दे के 20 लाभ कमा रहा था, अब भी डिस्काउंट दे कितना रहा है 20, तो लाभ कितना होगा भाई? पहले 10 का डिस्काउंट दे रहा था ना, तो 20 का लाभ कमा रहा था। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 20, तो लाभ कितना होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा भाई? डिस्काउंट ज्यादा दे रहा तो लाभ क्या होगा? कम होगा। किया किसी ने? इधर देखिए भाई, मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ? 10% डिस्काउंट देखिए सर, आपने एमपी बराबर क्या लिखा है? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सीपी। जब भी प्रश्न के अंदर प्रॉफिट और डिस्काउंट लिखा हो ना, दिमाग में पहला यही फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन में एक दुकानदार अपनी वस्तु पे कितने डिस्काउंट दिया? 10, और लाभ कितना? तो लाभ तो है 20। मैं इस फॉर्मूले को रख रहा हूं भाई, यहां पर है ना, एमपी उसकी मार्क प्राइस निकाल रहा हूं, ऊपर लिख दूं 100, बट्टा में और गुणे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब 100। ये क्या आया है? एमआरपी। क्वेश्चन में वही वस्तु है, सेम वस्तु है, तो सेम रेट होगी, सेम एमआरपी होगी, ठीक है। तो वापस उसकी दूसरी स्थिति में एमआरपी निकालते हैं। मुझे बताओ कितने का डिस्काउंट दिया और कितने का लाभ कमाया? पता नहीं, ये अभी पता नहीं है। डिस्काउंट बोलो, 20 मतलब 80, और गुणे में 100। तो जो यहां लिखो वो यहां लिखना। सर ये भी एमआरपी, ये भी एमआरपी, दोनों स्थिति में क्या होनी चाहिए? जैसे ही बराबर करते ही बताओ, 100 से, 0 से, ठीक है, ये कट गया, और 3 से काट दो, 3 से, 3 से, और तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं अब 40 को, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू, अच्छा अपने को पी की वैल्यू निकालनी ना, छोड़ो। तो मुझे बताओ, यहां पर सीधा ही लिख लेते हैं अपन, गुणा कर दूं मैं? तो बताओ 8 4 32, चलो इसी स्टेप में लिख लेता हूं। बताओ ये 300, और ये, अरे मैंने 100 से 100 कट गया ना, इस 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 40 बार, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूं। 40 को 8 से, 8 4 32, 0 लगा दिया। 3 को इन दोनों से, 300 और 3 भी, इसको इधर भेज दो, बराबर कितना आया? तो बताओ पी बराबर कितना आ गया? 20/3। कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3%।
लिख दिया, ये कर लोगे? एक प्रश्न और लिखते हैं, एक पटवार में आया था, वो भी लिखवा देता हूं। ये वनपाल वन रक्षक में आया था, एक पटवार के एग्जाम में था। लिखें, एक दुकानदार ने 12% डिस्काउंट के साथ, पटवार 2020 में, एक दुकानदार ने 12% डिस्काउंट के साथ 13,560 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचा। एक दुकानदार ने 12% डिस्काउंट के साथ 13,560 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचा, एक मोबाइल फोन बेचा, और 21.8% और 21.8% लाभ कमाया, 21.8% लाभ कमाया। यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं देता, यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं देता, कोई डिस्काउंट नहीं देता, कोई डिस्काउंट नहीं मतलब जीरो, ठीक है भाई। अब पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10 की जगह 20 का देता है, इसमें लिखा कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन है 38.4%, 26.5%, 42.5%, 46.5%। देखिए इधर, मुझे बताओ सबसे पहले कितने डिस्काउंट दिया था? पहले स्थिति में 12, लाभ कितना कमाया? प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? ये क्या लिखूं बताओ? 121 पॉइंट, बट्टा में कितना लिखूं? और इनटू क्रय मूल्य है क्या? नहीं, कहा, ये तो बेचने की रेट है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 100 मान लेते हैं। दूसरा कितना % प्रॉफिट कमाएगा? पता नहीं सर, ठीक है। डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 100 में से 0 कम करो, और यहां भी 100, दोनों को क्या कर दिया? भरा। देखो 100 से 100 कट गया, इस पॉइंट से हटाएंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं, 12180 बराबर, इसको इधर लेके आओ, प्लस का 88%, इसको इधर लेके आओ, घटाओ इसमें से ना, 0 में से 0 गया, 8 में से 0 गया, 11 में से 8 गया, ठीक है। यहां अब क्या है? 11 में से 8 गया, सही लिखा, बराबर 88%। सर 4 से काट दो, 4 से 22 बार, 4 से 80 है ना, इसलिए कह रहा हूं, 4 से
बताओ 4 से ये 8 बार, 1 बच गया 18 में, 2 बच गया 20 में, 5 बार। अब सर ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा और 11 से भी ये नहीं कटेगा। अब P बराबर आ जाएगा 845/22। अब मुझे बताओ 22 का पहाड़ा 84 में लगभग 3 बार। भाई देखो 2 बार, 44 3 बार, 64 4 बार, 88 कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या कोई ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है क्या? 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आगे मैं नहीं करूंगा, यही आंसर है। पेपर में मुझे भाई 3 दिख रहा था, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, 3 ही है। भाग दे देना, 38.4 ही आएगा। पूरा देंगे ना दी तो 38.4% ही आएगा। लिख दिया तो ये आपका लाभ हानि वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ जने सोच रहे हैं कि सर 13,560 कहाँ गया? पढ़ा रहने दो ना क्वेश्चन में, अपने क्या करना, अपने को तो आंसर कैलकुलेट करना है ना। यदि मैं इसको बेसिक पूरे मेथड से करता एक्स मान के तो बेस 13,560 का यूज करता। अरे ठीक है, तो मैंने एक ही बात बोली है, क्वेश्चन में प्रॉफिट और डिस्काउंट लिखा ना, दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, सब प्रश्न हो जाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्या पढ़े? अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? नेक्स्ट बताओ, सरल ब्याज पढ़े? अरे सरल ब्याज पढ़ लें, ठीक है। लिखो फिर हेडिंग सरल ब्याज। पूछ रहे हो कुछ? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे हिसाब से ही, जो मेरे को आएगा वही पढ़ाऊंगा ना। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैंने कहा अरिथमेटिक वाले ये टॉपिक ले लेते हैं। हालांकि पिछली बार जब मैंने 3rd ग्रेड में पढ़ाया, ठीक है, लास्ट ईयर, तब ये जो टॉपिक है चारों वो सबसे लास्ट में करवाए, क्योंकि मोस्टली जो भी बच्चे थे वो सब रीड पढ़ के आए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर ये तो हमने पढ़ लिए, आपसे ही पढ़े थे, ठीक है, फिर मेरे से ही पढ़े हुए थे, तो मैंने ये सबसे लास्ट में पढ़ाया था, मुझे याद है। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग सरल ब्याज, सबसे आसान है, ठीक है। सरल ब्याज तो आसान टॉपिक है ना, सबको फॉर्मूला पता है। कौन सा था? हाँ वही वाला, कौन सा? मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा में 100, यही था। तो कौन सा था? अच्छा, समुद्र बट्टा 100। स मतलब समय, मुद्रा मतलब मूलधन और दर, ऐसे ही पढ़ते थे, समुद्र बट्टा 100। कोई पढ़ते थे पीटीआर बट्टा 100। इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं इसको? प्रिंसिपल, इसको टाइम, और इसको रेट, और इसको सिंपल इंटरेस्ट। इधर देखिए लिख देना। आसान टॉपिक है सरल ब्याज वाले में, ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, ज्यादा कोई फॉर्मूले भी नहीं है। इस एक ही फॉर्मूले से सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। यदि मुझे ब्याज पूछे
तो मूलधन समय दर बट्टा 100। ये जो समय है ना वो हमेशा वर्ष में लिखना है। समय किस में लिखाएगा? वर्ष के रूप में होता है, ठीक है। और कहीं पर एक मैंने कोई किसी पेपर का देखा था, मतलब किसी एग्जाम का पेपर देखा था, उसमें कहा था कि निम्न में से कौन सा सरल ब्याज का सूत्र है। उसमें उसने क्या किया, ये अलग अलग फॉर्मूले बना रखे थे, कहीं प्लस भाग ऐसे दे रखा था, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ था ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था कहीं पर। बाकी जो 4 ऑप्शन थे ना उसमें बट्टा में 100 कहीं नहीं लिखा उसने, ठीक है। कहीं लिखा तो यहां पर प्लस कर दिए थे, कहीं भाग करके बट्टा में, लेकिन ऐसा लिखा था। तो सही आंसर क्या है? ये वाला 100। कैसे भाई? ये प्रतिशत हटाओ, ये अपन जो 100 लिख रहे हैं ना वो 100 कौन सा है? परसेंटेज वाला है, ठीक है। मूलधन इंटू समय इंटू दर परसेंट, फॉर्मूला यही है, लेकिन हम परसेंटेज हटा देते हैं इसको। और बताओ परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में क्या लिखते हैं? इसलिए हम परसेंटेज नहीं लिखते हैं यहां पर, ठीक है। तो कहीं पर ध्यान रखना ये। अच्छा, इसमें अपने को यदि मेरे को मूलधन ज्ञात करना होता तो, अरे मूलधन ज्ञात करना होता तो क्या करता? इसको इधर भेजता ब्याज, फिर इसको किससे गुणा करता और बट्टा में समय और दर, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, मान लो कभी समय ज्ञात करना होता तो क्या करेंगे बताओ? ये कैलकुलेट, इसको फिर से इधर भेजे, ब्याज को किससे करूं? फिर भाग मूलधन और, अच्छा कभी दर ज्ञात करना हो तो, अरे बोलो, ब्याज गुणा बट्टा में। हाँ बोला करें, बैठे नहीं रहे, मैं अकेला ही बोलूंगा क्या? मूलधन इंटू समय, और हो गया ये सभी। अच्छा, एक शब्द और होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस बोला माइनस? प्लस होगा ना, माइनस कैसे होगा? मुझे सुनाई देता है। मैंने तो मिश्रधन पूछा भाई, तुमने क्यों बोला? मैं कह रहा हूं तुम, मैं कह रहा हूं ऐसे कर ही नहीं रहे हो। सोन लिख दीजिए सभी। मूलधन को अपन प्रिंसिपल कहते हैं, या कहीं पर श्रम शब्द भी लिखा था ना, SUM, ठीक है, या प्रिंसिपल। समय को सभी को पता है टाइम बोलते हैं, दर को रेट, और मिश्रधन को क्या बोलते हैं? देख लो, अब लिखा हुआ है, अब बताओ। अमाउंट लिख दीजिए। लिख दिया सबने?
लिख दिया ये। लिखें? अरे कोई लिख रहे हैं क्या? चलो इधर देखो। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं उन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे, ब्याज के बाद हम मूलधन वाले प्रश्न पढ़ेंगे, मूलधन के बाद समय वाले प्रश्न पढ़ेंगे, समय के बाद में दर वाले, और लास्ट के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मिक्स वाले। तो सबसे पहले अपन ब्याज वाले, हेडिंग लिख दीजिए ब्याज ज्ञात करना। लिखा आपने ब्याज ज्ञात करना। इधर देखिएगा। अच्छा, ये जो भी हम लोग सरल ब्याज पढ़ते हैं ना, इसमें जैसे बैंक वगैरह जो होता है, ठीक है, उसमें जो बैंक पे जो रेट मिलती है, और व्यवहारिक तौर पे आपने कभी ब्याज घर परिवार में सुना होगा। सुना? इसके लिए या तो ब्याज लिया या दिया है, तभी सुना है। ठीक है, तो वो जो ब्याज देते हैं वो मंथली होता है। हम जो घर परिवार में जो सुन रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, मंथली। आपने एक मिति शब्द सुना होगा। ठीक है, जबकि बैंक का जो रेट है वो क्या होता है, ईयरली होता है। ठीक है, यहां पर आप बैंक वगैरह कभी देखोगे, जाओगे बैंक में, तो वहां पर जो आपका सेविंग अकाउंट है, जैसे सबके पास है ना सेविंग अकाउंट, तो नहीं है? होगा, बैलेंस नहीं है, पर है तो सही ना। चलो बढ़िया है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपका फिर वो सरकारी खाता होगा ना, ठीक है, और 1 तारीख होते ही तनख्वाह आएगी आपके। ठीक है, अच्छा लगेगा ना। 1 तारीख तनख्वाह आएगी, 5 या 6 तारीख तक। ठीक है, कितनी भी आएगी तो भी देखना, फिक्स खर्चे होते हैं। तनख्वाह जब 10,000 होगी तो भी देखना 10 तारीख तक तो खत्म है। तनख्वाह 20,000 हो जाएगी, लाख हो जाएगी, तो भी 10 तारीख तक खत्म है, फिर बाद में नहीं बचती है। तो जो आपका सेविंग अकाउंट है ना, उस सेविंग अकाउंट पे जैसे अपने जो ब्याज लिखा है, ठीक है, तो लगभग देखोगे ना तो 3% के आसपास मिलता है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा 3%। अभी तो शायद एसबीआई के अंदर जो 2.7% ही है। आप सेविंग अकाउंट में यदि जैसे एसबीआई का योनो ऐप आता है, ठीक है, तो वहां पर देखोगे ना तो उसमें लिखा होगा 2.7% पर एनम। ठीक है, इसका मतलब आपको जैसे अपन ऐसे ही मान लेते हैं 3%, ताकि वैल्यू आसानी से निकल जाए, इसलिए मैं 3% मान लेता हूं। यानी कि आपके अकाउंट के अंदर यदि 100 रुपए पड़े हैं बैंक में, यदि आपके, ठीक है, आपने बैंक के अंदर 100 रुपए जमा करवाए, तो बैंक आपको कितना ब्याज देगा, 3% पर एनम। पी का मतलब है पर एनम, यानी प्रति वर्ष। यानी 100 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। यदि आपने 100 रुपए बैंक में जमा करवा दिए 1 जनवरी 2024 को, और 1 साल बाद में बैंक में गए, तो आपके 100 के 103 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 के 103 हो जाएंगे। ये तो मैं बता रहा हूं, 3 से भी कम होगा, 2.7% ही है, 2 रुपए 70 पैसे ही होंगे। ठीक है, तो ये कितना 3, इसका मतलब महीने का कितना हुआ, मैं कह रहा हूं साल के 3 रुपए ब्याज हैं, 1 महीने का कितना पैसा हुआ। कैसे, 3 में 12 का भाग दे देंगे, 3/12, 3 से बताओ 12, और 1/4 क्या होता है, 0.25। यानी हर महीने आपके अकाउंट में 25 पैसे बढ़ेगा। 100 रुपए बैंक में जमा करवा के आ जाना, ठीक है, महीना खत्म होते ही देखना फोन पे में बैलेंस चेक, तो 100.25। ठीक है, इस तरह से यानी 3% अपने को सेविंग अकाउंट ब्याज देता है। ठीक है, अब मान लो लगा आपको कि नहीं सर, मुझे साल भर ये बैंक में पड़े रहने दो, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो एफडी कराऊंगा। एफडी करवा देना। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स कर दिया, अब साल भर तक आप उठाना ही नहीं उसको, बीच में उठा दिया तो कम मिलता है ब्याज। ठीक है, तो एफडी पे क्या होता है, लगभग 6% देते हैं।
कितने देते हैं ब्याज? 6% मिलता है, कि भाई उनको पता है कि ये 100 रुपये मेरे पास पड़े रहेंगे, वरना क्या होगा 2 महीने बाद में 100 रुपये भी निकाल लेते हैं, और मान लो वो भी कोई कट गया तो 99 हो गया तो निकलेगा भी नहीं। तो एक दोस्त को फोन करेंगे, भाई 5 रुपये ट्रांसफर कर दे ताकि मेरे 100 प्लस हो जाए, ताकि 100 तो निकालूं। तो यहां पर ये 6% पर एनम क्या मिलेगा आपको? एफडी पे ब्याज। इसका मतलब अब कितना मिलेगा? 6 रुपए, यानी महीने का 50 पैसे, डबल हो गया ना, ठीक है, 50 पैसे। और आपको लगा नहीं सर ये तो बैंक अपने से अपने पैसे बैंक को जमा है, अब बैंक से अपने को चाहिए, ये तो अपने को बैंक को दिए ना, तब बैंक देखो इतना ही देता है। अब बैंक से अपन क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। तो लोन, अब लोन क्या होगा? सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो क्या है? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। सर एजुकेशन पे कितनी रेट है? शायद 6% के आसपास ही होगी, ठीक है। 6% मतलब अपने को ब्याज देना है, 6% सालाना। भाई जरूरी, पढ़ाई जरूरी है ना, तो रेट कम है। और पढ़ाई के बाद जरूरत क्या है? घर की, होम लोन, इस पे 9% पर है ना, ठीक है। उस पे क्या हो गया? 9%। अभी एट ए टाइम 9% चल रही है, ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये 6%, ये 9% अपने को, भाई पढ़ाई जरूरी है तो सरकार कहती है कम ब्याज पे तुम्हें पैसा दे देते हैं। फिर पढ़ाई के बाद में घर जरूरत है ना, ठीक है। ये अब कुछ जने जिसे आप बोलते हैं पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन भी तो होता है। अब उस पे बैंक लेती है 12%, कि भाई तुम्हें तो ये तो पर्सनल चाहिए ना। अब पर्सनल कैसे? शादी करनी है सर, पैसा चाहिए, गाड़ी लेनी है, पैसा चाहिए, ठीक है। तो गाड़ी लेनी है तो ये तो भाई आवश्यकता, ये तो तुम आप मतलब मौज करने के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो उस पे क्या मिलेगा? 12%। कहीं घूमने जाना है कि नहीं सर शादी हो गई अब घूमने जाना है, पैसा चाहिए, तो बैंक कहती तुम ठीक है 12% लो, 15% तक लेता है। तो ये तो बैंक अपने से लेती है। इसका मतलब ये जो भी लिखा होता ना, आप देखना उस पे लिखा है पर एनम, प्रति वर्ष, ये प्रति वर्ष। जबकि हम जो बात करते हैं घर पे, ठीक है, ऐसा लिखा आपने पढ़ा होगा कि भाई ये 2 की मिति से ब्याज दे रहा है, कभी सुना होगा? या तो दिया है या फिर लिया है, ठीक है। 2 की मिति का मतलब है कि महीने का 2 रुपए ब्याज है। महीने का कितना? 2 रुपए। तो बताओ साल का? महीने का 2 रुपए है तो साल का? तो यदि बैंक इसको बोलेगा तो बैंक बोलेगा 24% पर एनम। बैंक का 24% अपने 2 की मिति के बराबर है, क्योंकि बैंक हमेशा मंथली कैलकुलेट नहीं करता है, बैंक क्या करता है? वार्षिक कैलकुलेट करता है। हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वो पूरे कौन से पढ़ेंगे? वार्षिक। मिति वाले क्वेश्चन हम पढ़ते ही नहीं है, ना कभी आज तक पेपर में आता है। हमें जो भी ब्याज लिखा होगा वो क्या होगा? ईयरली। इसका मतलब टाइम हमेशा किस में लिखोगे? वर्ष में ही लिखना। लिखो क्वेश्चन। मतलब 3 महीने से। तिमाही का मतलब कहां पर, कहां देखा? कौन सी किताब? मेरी वाली किताब देखी? तो मेरी वाली किताब ही नहीं लाए तुम अभी तो। लिखो पहला प्रश्न, आ जाएगा, सब आएगा, त्रैमासिक भी आएगा, अर्धवार्षिक भी आएगा, सब करवाऊंगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा भाई। क्या कह रहे हो? अच्छा पानी, मैंने सोचा सर आप पानी पी लो। यूं लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए आप लोग। ये लो 2450 रुपए, समय लिख लेते हैं अपन 2.5 वर्ष, दर लिख देते हैं 6% वार्षिक। बताओ साधारण ब्याज क्या होगा? क्या कह रहे हो? हट जाए? जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसका कभी कभी रिवीजन भी कर लिया करें।
जो भी पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन जरूर करें, वरना सब भूल जाओगे। जो आपने मेहनत की है तो उसका रिवीजन जरूरी है। जितना भी मैंने क्लास में पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से कर लेना, आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। यदि आपका प्रश्न गलत हो रहा है पेपर में तो फिर शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, मेरे से भी नहीं होगा। सभी ने कर दिया? भाई साधारण ब्याज निकालना है, सिर्फ गुणा करना है। क्या लिखा बताओ? 2450 इंटू, इसको क्या लिखूं? 5/2 इंटू, इसको क्या लिखूं? 6/100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। 0 से 0, 5 से ये 2 बार, और तो 2 से काट देते इसको 3 बार। 2 से ये नहीं जाएगा ना, पहले गुणा कर लेते हैं। 600 और 135, 735, सही है क्या? बट्टा 2, यही आएगा ना। इसको इससे गुणा कर रहा हूं मैंने, पहले क्या किया? 3 को 200 से किया 600, 45 को 3 से किया 135, 135 और 600 735। अब मैंने 2 का भाग दे दिया 2 बार, सॉरी 2 का दे रहे हैं 3 बार, 13 में 6 बार, 15 में 7 बार, 10 में 5 बार। ठीक है, 367.5। फिर से लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हटा दूं? ये लो, मूलधन लिख दिया आपने, मान लो 2160 रुपए। ठीक है, समय लिख लेते हैं अपन 3 साल 4 महीने, और दर लिख देते हैं अपन 16 से ही 2/3% वार्षिक। मतलब साल के 16 से ही 2/3% रुपए मिलेंगे। तो बताओ साधारण ब्याज क्या होगा? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? कितना आया? 1200। बताइए, सबसे पहले मूलधन बताओ।
इंटू समय, 3 साल और 1 साल में कितने महीने? तो 3 साल में 36 महीने, 36 और 4 40 महीने। लेकिन सर आपने क्या क्या वर्ष में लिखो, 12 कर देते ना, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12। मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर गुणा करो ये 50/3, ठीक है। मूलधन इंटू समय इंटू दर और बट्टा में ये रहा 100, 1 2 1 और 2 किससे काटें? 4 से बताओ 12 कितनी बार? 3 बार। 3 से ये काट देते हैं 7 बार, 2 बार 0, 3 से फिर काट दो इसको 2 बार, 4 बार 0। बताओ 24 को 5 से 120 और वो वाला 0, आंसर 1200 आएगा। किन किन का आया था ये? लिख दिया? फिर से लिखो एक क्वेश्चन। मूलधन लिखा आपने 1257 रुपए ना। समय लिख लेते हैं 22 दिसंबर 2023 से 4 मार्च कर लो, 4 मार्च 2024 तक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं अपन 5% पर एनम। बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? कितना आया? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? कितना आया? इधर देखिए, सबसे पहले तो यहां पर साधारण ब्याज निकालना ना। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, मेन बात क्या है? समय की। समय लिखते हैं। समय हमेशा किस में लिखते हैं? वर्ष में। इस बार मैंने क्या दे दिया?
डेट के रूप में दे दिया। मुझे ये बताओ, चलो पहले दिन काउंट करते हैं, कितने दिन होते हैं? कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज से लेके कहां तक जाना है? 4 मार्च तक जाना है। काउंट करते हैं। मुझे बताओ, आज के मतलब 22 से स्टार्ट करें तो इस महीने के कितने दिन हो गए? ठीक है भाई, 31 का है ना महीना, उसके बाद जनवरी, और उसके बाद फरवरी, और यहां पर 4 तारीख। ठीक है भाई, दिन तो पता है ना, एक महीने में कौन से में 31 होते हैं, किस में 28? ये वाला ही नियम था। ऊपर आता था ना तब कितना आता था? 31, और नीचे आता तो 30। तो ऐसे चलोगे ना तो दिसंबर ऊपर आएगा, तो दिसंबर में कितने होते हैं? और जनवरी में 31, फरवरी में 30 नहीं होंगे, फरवरी में 28 या 29 होते थे। बताएं कब होता था 28 और कब 29? जिस साल में 4 का भाग जाता था 2024 में जाता है, इसका मतलब फरवरी इस बार कितनी आएगी? 29 की आएगी। ठीक है, तो यहां पर अपने को डे काउंट करना है। इधर देखो, अब 22 दिसंबर से देखो, एक बैंक का रूल है, जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं उस दिन बैंक ब्याज नहीं देता है। आज आप बैंक में जमा करवाने गए, ठीक है, 1257 रुपए, तो बैंक आज से ब्याज नहीं देगा। कब से देगा? कल से, मतलब आज वाला काउंट करेगा ही नहीं, तो कल से काउंट करूं। दिसंबर में कितने हो गए? 9 दिन। जनवरी पूरा, फरवरी पूरा 29, और मार्च 4। भाई जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना उस दिन को काउंट नहीं करता है, लेकिन जिस दिन बैंक से निकालते हैं उस दिन को पूरा। जब 4 तारीख को आपने सुबह 10 बजते ही बैंक खुला, अपने पैसे लेने चले गए, तो भी पूरे दिन का ब्याज मिलेगा। जोड़ो इन सबको एक बार। 73 डे। अब अपने पास फॉर्मूला बताओ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू समय 73 दिन। दिन को वर्ष में बदलने के लिए हमेशा 365 का भाग देंगे। किसका देंगे? 365 इनटू 5 बट्टा, बताओ किससे काटें? 5 से, बताओ ये 5 से, ये 7 बार, और 73 से 73 कट गया ना, आंसर 12 रुपए 57 पैसे। नॉर्मली 362 ही लिखना है। वैसे 366 का भाग देने पर 365 में आंसर में तो कोई बहुत बड़ा तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है भाई, 1257 की जगह, ठीक है, हो सकता है पॉइंट बढ़ जाए, 1258 आ जाए, इतना ही फर्क पड़ेगा। मोबाइल से कैलकुलेट करके भी चेक कर लेना आप लोग। 366 का भाग देते हैं, लेकिन पूरे 2024 में तो 366 दिन ही होंगे ना। लिख दिया ये। ठीक है, तो ये ब्याज ज्ञात करने का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, मूलधन ज्ञात करना। वैसे पेपर में आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन कभी, अभी जो हमने पढ़ा है, लेकिन रीट के पेपर उठा के देखो, उसमें आए हुए भी है। ठीक है, बाकी नहीं पूछता है, पहले आते थे। अब बताओ मूलधन ज्ञात करते हैं। लिखो, मूलधन में लिखो, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज 2560 रुपए धन होगा।
हो गया? कितना आया? 16,000। मुझे बताओ क्वेश्चंस के अंदर मूलधन पूछा है ना, तो अभी मैंने मूलधन का फॉर्मूला लिखवाया था, P बराबर 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है? 25/60 अपॉन में टाइम और रेट। सॉल्व कर देना आप लोग इसको, 2 से काट दो चाहो तो इसको, या 8 से काट दो, 16 से काट दो, जिससे भी। ये 1, ये 2, ये 8 और ये 8 से इसको काट देते हैं। 1 48 में 6 और ये 0। बताओ आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसको आप लोग एक कंसेप्ट बताता हूँ। वैसे सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन आपने इधर देखो, हम पूरे टॉपिक में कहीं पर भी जो समय है उस समय को मैं दर प्रतिशत से मल्टीपल कर दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा? ब्याज आएगा। समय को दर प्रतिशत से मल्टीपल करने पर क्या आ जाएगा? ब्याज। अभी क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक दर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 8% वार्षिक का मतलब है कि परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या आएगा बट्टा में? यानी 100 रुपए पर 8 रुपए का 1 साल का ब्याज। 8% वार्षिक का मीनिंग क्या हो गया? 100 रुपए पर 8 रुपए का 1 साल का ब्याज है। यदि 100 रुपए पर 8 रुपए का ब्याज मिलता है 1 साल में, तो बताओ 2 साल में कितने होंगे? 16। इसीलिए मैं कह रहा हूं समय को दर से मल्टीपल। समय कितना है और दर कितनी है? बताओ, दोनों का मल्टीपल, यानी 16% क्या मिलेगा? ब्याज। किस पे? 100 पे। इसका मतलब है 16% 100 पर ब्याज मिल रहा है। 16% ब्याज का मतलब है 100 रुपए पर 16 रुपए का ब्याज। मतलब यदि मूलधन 100 रुपए है तो उस पर 16% ब्याज मिलेगा। 100 रुपए मैंने क्या माना है, और 16% कितना हुआ? 16। 16 क्या है मेरा? अच्छा, 16 रुपए में ब्याज जोड़ता, मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? बताओ, जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा आपका? मिश्र धन अमाउंट। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 25/60। बताओ ये क्या है? 25/60 पढ़ो। ब्याज है। ब्याज है तो किसका भाग जाएगा? पूछा क्या है? मूलधन। ये 100। बताओ 16 का पहाड़ा 256 में 16 बार। आपका आंसर 16 लिख दीजिए। पहला वाला बढ़िया है, फिर भी लिख दो इसको, सेकेंड वाले को। आगे जाके कहोगे सर हाँ ये ठीक है। लिख दिया ये, ठीक है। और लिखें? टाइम हो गया, फिर वापस आऊंगा मैं।